आदाब, आप देख रहे हैं इनफोकस न्यूज़ और मैं हूं अरशद डार। पिछले कुछ महीनों से लगातार एक चीज़ को लेकर यहाँ पे बात चल रही है। पेरेंट्स उस चीज़ में इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, स्कूल्स इन्वॉल्व है, प्राइवेट एसोसिएशन जो है स्कूल्स की वो इन्वॉल्व है। जो लगातार इस चीज़ को लेकर बात चल रही है कि कुछ सेक्शन बोल रहे हैं कि फ़ी भरना है, कोई सेक्शन बोल रहे हैं फ़ी नहीं भरना है। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई है शायद कि जो ट्यूशन फ़ी है वो आपको भरना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बाद में देखा जाएगा। लेकिन कल शाम को एक डिसीजन ऐसा भी जो जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से ये आया है कि जो इस साल के एडमिशन्स होंगे उनमें आपको एडमिशन फ़ी नहीं लेना है, आपको एनुअल फ़ी जो चार्जेस हैं वो लेने होंगे। कन्फ्यूजन है लोगों में किस तरह की ये प्रश्न क्या खबर है ये, और कौन से एडमिशन फ़ी हमें नहीं भरना है, कौन से एनुअल चार्जेस नहीं भरने हैं। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर प्राइवेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जीएन वार साहब बैठे हैं। तफसीली इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला आखिर है और किस तरह के फ़ायदे इस डिसीजन से यहाँ के पेरेंट्स उठा सकते हैं। वार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल शाम को एक डिसीजन आपकी तरफ से आया था, जो प्रेस नोट एक आया था कि जो इस साल के एडमिशन्स होने वाले हैं उसके जो एडमिशन चार्जेस है वो माफ़ कर दिए जाएं और एनुअल चार्जेस खाली इस साल के लिए जाए। तफसीलन बताइए, क्योंकि लोगों में, पेरेंट्स में कन्फ्यूजन है, क्योंकि सबको प्रेस नोट समझ नहीं आता है। जो आप ज़बान से बताएंगे लोगों को बेहतर समझ आएगा, क्योंकि डिसीजन आपका था। देखिए, ये हमारी एक अदना कोशिश है कि स्कूली निज़ाम के ताल्लुक से, प्राइवेट स्कूलों के निज़ाम के ताल्लुक से एक शफाफियत और एक ट्रांसपेरेंट मेकनिज़म पेरेंट्स के सामने भी हो। एडमिशन फ़ीस के ताल्लुक से काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सीज़ थी, और दूसरी बात है कि पेरेंट्स की भी शिकायतें आ रही थी कि अगर हमने एक बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कर दिया, लाख सवा लाख रुपए एडमिशन फ़ीस दे दी, फिर अगर हम 3-4 महीने के बाद सेटिस्फाइड नहीं होते हैं या दूसरे साल हम बच्चे को वहाँ से निकालना चाहते हैं किसी भी वजह से, चाहे क्वालिटी का इशू हो चाहे कुछ भी हो, तो दूसरे स्कूल में जाने के लिए फिर दोबारा एडमिशन फ़ीस देना पड़ता था। या अगर स्कूल 5वीं जमात तक है, 6ठी जमात में दूसरे स्कूल में जाएगा तो फिर एडमिशन फ़ीस देना था, और वो भी ह्यूज चार्जेस होते थे। इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमने मेजॉरिटी डिसीजन लिया। ये नहीं कि सारे स्कूल इसके साथ थे, अक्सर स्कूल कुछ स्कूलों ने नहीं माना, लेकिन बाद में बहरहाल एक मेजॉरिटी डिसीजन हुआ कि एडमिशन फ़ीस इस साल से नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एनुअल चार्ज लिए जाएंगे। उसका भी रेंज बताया गया कि रेंज जो है 1000, 2000, 3000 से 15000 तक। उस 15000 में पेरेंट को देखना है कि फैसिलिटीज़ क्या क्या है। स्कूल जाए, अच्छी तरह फैसिलिटी देखे और बाकायदा ब्लैक एंड वाइट में एक एग्रीमेंट स्कूल के साथ साइन करे। देखिए, हम बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में हैं कि शफाफियत हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ईमानदारी हो, और हर लेवल पे हर एक स्टेक होल्डर को मालूम हो कि मैं किस लिए पे कर रहा हूँ। क्या ये एडमिशन्स जो नर्सरी के होने हैं वो है, या किसी भी क्लास का अगर कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिशन करना चाहता है उसमें भी रियायत है? देखिए, किसी भी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो फर्स्ट हो, नर्सरी हो, किसी भी क्लास का हो, हमने सिर्फ एनुअल चार्जेस की बात की। एडमिशन चार्जेस हमने बिल्कुल जो है वाज़ह किया कि कोई स्कूल नहीं लेगा। और यहाँ एक कन्फ्यूजन था कि कई सारे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि क्या ये कुछ स्कूलों के लिए है कि कुछ स्कूल अगर नहीं मानते। हमने कहा कि ये मेजॉरिटी डिसीजन है। अगर 10 लाख बच्चे जम्मू कश्मीर के स्कूलों में पढ़ते हैं तो 9 लाख हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, लिहाजा मेजॉरिटी डिसीजन विल प्रिवेल। एवरी स्कूल हैज़ टू अबाइड बाई दिस डायरेक्शन। हाँ, अगर फिर कोई स्कूल मनमानी करता नहीं मानता है तो हम सरकार से कहेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन हो। हम अपनी लेवल पे भी इखलाकी जो है, या दूसरे जितने भी इखलाकी सतह पे जो कुछ हम कर सकते हैं अपनी तरफ से भी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ स्कूल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिन्होंने एडमिशन चार्जेस लिए होंगे, लेकिन वो अब आपकी लिस्ट में आते हैं। क्या वो उस रूल को फॉलो करेंगे जो एडमिशन उन्हें लिया हुआ है, तो पेरेंट्स की तरफ वापस जाएंगे? देखिए, अभी चूँकि एडमिशन्स के ताल्लुक से कोई ख़ास सर्कुलर नहीं आया था, स्कूलों ने अपने लेवल पे किसी किसी स्कूल ने एडमिशन की है। चूँकि हमारा कल से जो डायरेक्शन आ गई, आज के बाद से हम इंश्योर करेंगे कि कोई स्कूल एडमिशन फ़ीस ना ले। हम इस ताल्लुक से सरकार से भी रुजू करेंगे। अगर किसी किसी स्कूल ने इस दौरान लिया है, अगर किसी किसी स्कूल ने लिया है तो दे शुड रिटर्न द मनी, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमें इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है। हाँ, ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से सरकार का भी फैसला नहीं आया था। हाँ, ये था कि ट्यूशन फ़ीस वो तो हर स्टेट में है, सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, हर स्टेट में कहा गया कि ट्यूशन फ़ीस पे होनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी का मामला इसके साथ जुड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से भी हमने कहा स्कूलों को कि चूँकि इसमें
ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और उसके साथ उसके जो इंस्टॉलमेंट के साथ साथ जो इंश्योरेंस हैं, टैक्सेस हैं, VRTR वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, उस ताल्लुक से हमने कहा कोई भी स्कूल उसमें भी 50% से ज़्यादा फीस ना ले, अप टू 50% चार्ज कर सकता है, ताकि स्कूल की गाड़ियाँ कहीं ऐसा ना हो कि कल जब स्कूल खुलने का टाइम आए तो हमारी गाड़ियाँ सब NPA हों और हम ट्रांसपोर्ट पेरेंट्स को ना दें। हाँ, अलबत्ता एक ऑप्शन हमने पेरेंट्स को दिया है कि अगर कोई पेरेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेल नहीं करना चाहता है तो उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आपको जैसा खुद मालूम होगा कि जब कोरोना का कहर यहाँ पे हुआ, उसके पहले आर्टिकल एब्रोगेट हुआ था, उसमें भी काफ़ी बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। उसके बाद कोरोना का कहर हुआ, स्टार्टिंग फेज़ में सारे डिस्टर्ब थे, पेरेंट्स, बच्चे, स्कूल, प्राइवेट एसोसिएशन, कोई कुछ बात समझ नहीं आ रही थी कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि मैकेनिज्म पूरा फेल हो चुका था। फिर एक डिसीजन लिया गया कि ऑनलाइन क्लासेस लिए जाए। नेट बंद था, 4G यहाँ पे रिस्टोर नहीं हुआ था, 2G क्लासेस पे टीचर्स यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। दिन में 4 क्लासेस होते हैं, 40 मिनट, 30 मिनट के क्लासेस होते हैं। यानी जो टीचिंग स्टाफ है वो घरों से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ जो टीचर्स हैं अप्रैल तक ही सैलरी अवेल कर पाए हैं। तो क्या इस मामले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कोई ठोस स्टेप है, ताकि आपने जैसे खुद कहा कि इनकी भी फैमिली होती है, इनको भी घर चलाना होता है, और जो काम अच्छे से करे तो उसका मुआवजा टाइम पे मिलना चाहिए? देखिए अरशद साहब, ये हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है। टीचर स्कूल का बैकबोन होता है, बैकबोन तो स्कूल का टीचर ही है। और फिर जब जिस कौम का टीचर उसके साथ इंसाफ न कर पाए तो वो कौम अपने ज़मीर के सामने सीधी सी बात है शर्मिंदा ही होगी। सवाल ये है कि हमने डे 1 से कहा कि टीचर्स के सैलरी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, स्कूल टीचर्स को सैलरी दें, लेकिन जिस स्कूल की कुछ फीस आई नहीं तो वो स्कूल क्या करे। इसी वजह से हम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि आप अवलीन फुर्सत में ट्यूशन फ़ीस अदा करें, और स्कूलों को कह रहे हैं कि जिसके पास भी ट्यूशन फ़ीस आती है इमीडिएटली स्टाफ की सैलरी दें, जिसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग, ड्राइवर स्टाफ है। ये हमारी बिल्कुल पॉलिसी, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि टीचर हमारा बैकबोन है। दूसरी बात ये भी हमें मानना पड़ेगा कि हमारे टीचर्स उतनी हाई सैलरी नहीं लेते हैं, ये एक कम सैलरी पे काम करते हैं और इसी पे इनका घर बार चलता है। ये बेचारे वो लोग हैं जो वही सर्विस दे रहे हैं जो सरकार मोटी मोटी तनख्वाहों के बाद भी नहीं दे पा रही है। हम इसी वजह से स्कूल वालों को हमने ऑलरेडी कहा है कि जिस भी स्कूल की फ़ीस आती है वो सैलरीज देते रहें। और उसके साथ साथ हम ये भी यहाँ पे कहना चाहेंगे खासकर पेरेंट से कि इस वक्त एक एजुकेशनल एमरजेंसी है। इस एमरजेंसी में अगर आप फीस टाइम से नहीं देते हैं तो आप देखिए कि स्कूल का पूरा निज़ाम दरहम बरहम्स में हो सकता है। चलिए एक सेक्टर की बात करेंगे। चलिए सरकारी मुलाजिम है वो तो ऑन टाइम पेमेंट कर सकता है, लेकिन एक ऐसा भी सेक्टर है जो काफ़ी हिट हुआ है पिछले 14 महीनों में। आपको लगता है कि कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए? चलिए पेरेंट्स तो फ़ी नहीं भर पा रहे हैं, स्कूल्स को टीचर्स की सैलरी देनी है, सरकार के लिए कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव, कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम स्कूल्स के लिए हो? अरशद साहब, सबसे इम्पोर्टेंट इशू यही है। सवाल ये है, हमारे सामने सिक्किम गवर्नमेंट का मॉडल है। उन्होंने इकोनॉमिक रिवाइवल स्कीम के तहत बाकायदा तौर पे पेरेंट्स को अकोमोडेट किया। पिछले दिनों आपने सुना होगा, मीडिया में भी आ गया कि 500 करोड़ सरकार ने वापस फंड्स किए। फंड्स लैप्स हो रहे हैं, फंड्स वापस जा रहे हैं। अगर यहाँ पे नीड है, क्या मामला है कि 30-35 करोड़ का ये टोटल मामला है कि पेरेंट्स का फीस सरकार दे दी। जैसा आपने खुद कहा कि ये जो आपकी टीचर्स है ये उतनी हाई सैलरी लेने वाली नहीं है, 10,000, 12,000, 20,000 लेने वाली। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब सवाल ये है कि जब सरकारी मुलाजिम जो अच्छी तनख्वाहें लेते हैं, जब उनको सरकार एजुकेशन अलाउंस के लिए 2250 रुपये देती है तो गरीब पेरेंट की फ़ीस सरकार क्यों नहीं देगी? वो तो ज़्यादा मुस्तक हैं। इतनी सारी स्कीम्स, इतने सारे रिसोर्सेज, 10-20 हज़ार करोड़ कितने कितने बातें करते रहते हैं। 12,000 बाकायदा 12,000 करोड़ का जो बजट जो है, सालाना बजट एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है। मुझे बताइए 40-50 करोड़ से अगर ये DBT के थ्रू पेरेंट्स के अकाउंट में जाता है, जैसे दूसरे स्टेट्स में, कि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हो गया, तो सवाल ये है कि क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? लॉकडाउन तो लोगों ने नहीं लगाया ना, ये सरकार तो ये लॉकडाउन ग्लोबल, और ये सरकार ने खुद लगाया। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पेरेंट्स, खासकर गरीब पेरेंट्स, जब ये सरकारी मुलाजमों को 2,500 रुपये के आसपास देते हैं तो इन गरीब पेरेंट्स की फ़ी भी सरकार अदा करे।
اور اس بات سے آپ بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ ٹیچرز نے کافی سپورٹ آپ کو دیا لاک ڈاؤن میں، دن رات کام کیا، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، سیلری کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ورنہ ایسے بھی اسٹیٹس ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہ ٹیچر اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ سیلری نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ٹیچرز پورا سپورٹ دے رہے ہیں. کیا اس وبا سے نکلنے کے بعد جب حالات نارمل ہوں گے ان ٹیچرز کو ایسوسیشن کی طرف سے اپریشیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے ہم نے چونکہ اس بار 5 سپٹمبر کو فیصلہ لیا تھا کہ ہم ایسے ٹیچرس جو ریئل واریئرس ہیں ان کو ہم ایوارڈ سے نوازیں اور ان کو اسپیشل انسینٹیوز کا بھی اعلان کریں، لیکن چونکہ ہمارے پاس رپورٹس ایسے آئے کہ آکسیجن کنسنٹریٹرز کی کافی ضرورت تھی، ہم نے انہی ٹیچرز کو خراج تحسین ادا کرنے کے لیے اس بار 14 آکسیجن کنسنٹریٹرز بھی ڈونیٹ کیے. لیکن اب جو 5 اکتوبر کو ٹیچرز ڈے آ رہا ہے اس ڈے پہ ہم ٹیچرز کے انسینٹیوز کے تعلق سے ان کو ایوارڈ دینے کے تعلق سے ہم نے فیصلہ لیا ہے. ہم ضرور ان ٹیچرز کی حوصلہ افزائی کریں گے کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں. آپ اندازہ کریے ریگولر کنونشنل کلاس روم میں پڑھانا آسان ہے، لیکن ایک ویڈیو پہ یا آن لائن پڑھانا آپ بھی جانتے ہیں کتنی دقت کی بات ہے. ایک چھوٹا ویڈیو بنانے کے لیے کتنا مینٹل کشمکش ہوتی ہے، اور وہ بھی 2G پہ. ہم ان ٹیچرز کی عظمت کو سلام کہتے ہیں. یہ تو رہی ٹیچنگ سٹاف کی بات، یہ سب کے سامنے ہے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، لیکن ایک بیہائنڈ دا کیمرہ جو ٹیم ہوتی ہے جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے، کیونکہ ٹیچنگ سٹاف تو گھر سے پڑھاتا ہے، نان ٹیچنگ سٹاف کو اسکول جانا پڑتا ہے، اسائنمنٹس بچوں کے لینے پڑتے ہیں، فی کلیکٹ کرنا پڑتا ہے، باقی چیزیں. کیا آپ کا نان ٹیچنگ سٹاف بھی اس لسٹ میں آتا ہے اپریسیشن کی لسٹ میں؟ دیکھیے نان ٹیچنگ سٹاف تو سیدھی سی بات ہے، وہ تو جیسے جو اہمیت ٹیچنگ سٹاف کی ہے نان ٹیچنگ سٹاف کے بغیر وہ ادھورا ہے. سیدھی سی بات ہے، جیسے ہم ٹیچرز کو انکریج کریں گے ویسے ہم ان نان ٹیچنگ سٹاف کو جنہوں نے اس دوران بڑی ہمت کے ساتھ اپنی کسی وقت اپنی صحت کی پرواہ نہ کیے ہوئے بھی جو آئے ان دنوں اسکولوں میں آئے اور بیک اینڈ پہ کام کیا، ہم ان کو بھی ایوارڈ سے نوازیں گے. ایسوسیشن کووڈ کے معاملے میں اور کووڈ کے مرحلے میں کن اور چیزوں میں ایکٹیو رہی ہے؟ جب لوگوں کو مدد کی ضرورت تھی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، جیسا آپ نے خود بھی کہا، اس سے پہلے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو شام کا کھانا بھی نہیں تھا، تو کیا ایسوسیشن کا رول والنٹیئر سروسز میں بھی رہا ہے اس چیز؟ دیکھیے جو ہی یہ کووڈ سٹارٹ ہو گیا تو ہماری طرف سے سارے اسکولس کو واٹس ایپ گروپس کے تھرو دوسرے ذرائع کے تھرو باقاعدہ میسیج گیا کہ آپ جو بھی محلہ کمیٹی ہیں، جو بھی لوکل کمیٹیز ہیں، مسجد کمیٹی ہیں، محلہ کمیٹی ہیں، ریلیف میں ان کے ساتھ جڑ جائے. ہمارے اسکول نے ہر جگہ کام کیا، اور اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہمارے ٹیچرز نے ریلیف کام میں ہیلپ نہیں کیا. کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کے ہم نے باقاعدہ، بلکہ ہم ان کے جو ان کے رضاکار ہیں والنٹیئرس ہیں ان کو سلام کہتے ہیں کہ انہوں نے ان حالات میں جو کام کیا. اور کیونکہ ہمارا اس وقت ایک ہی کنسرن تھا کہ کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے، اس تعلق سے پرائیویٹ اسکول جو کر سکتی تھی ہمارے اسکول نے ہر جگہ ریلیف کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. جب کووڈ کا مرحلہ سٹارٹ ہوا تھا تو بہت ساری ایسی جگہوں کو ایز کوارنٹین سینٹرز میں بھی کنورٹ کیا گیا تھا. کیا آپ کی جو لسٹ میں اسکولز آتے ہیں کسی اسکول کو کووڈ سینٹر میں کنورٹ کیا گیا؟ دیکھیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی بدنصیبی تھی کہ سرکار نے اپلیکیشن آف مائنڈ، وہ پراپر اپلیکیشن آف مائنڈ سے کام نہیں لیا. اچھی طرح سے اس کووڈ سچویشن کو سرکار نے مینیج نہیں کیا. انہوں نے حفاظتلی ایٹ رینڈم ہمارے بہت سارے اسکولوں کو کووڈ سینٹر میں کنورٹ کیا، اور ڈیمیج اتنا ہوا کہ شاید بہت کچھ اسکول ایسے ہیں کہ جو آپ آپریشنز بھی نہیں کر پائیں گے. خاص کر پلوامہ میں تو عجیب معاملہ ہوا کہ وہاں تو ڈپٹی کمشنرز نے سارے اخلاقی جو ضوابط ہوتے ہیں بالائے طاق جو ہے ان کو رکھتے ہوئے، ہمارے ایک سولیس انٹرنیشنل اسکول ہے اس کو زبردستی جب کووڈ سینٹر بنایا، اس اسکول کی حالت یہ ہے کہ شاید وہ اس سال ایڈمیشن بھی نہیں لے پائے گا. اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہم نے اس مسئلے کو لیفٹننٹ گورنر کے سامنے بھی اٹھایا، دوسرے آفیسرز کے سامنے بھی اٹھایا کہ کم سے کم یہ ڈپٹی کمشنرز کا جو رویہ رہا یہ بہت ہی افسوسناک رہا. انہوں نے کہیں ضرورت بھی نہیں تھی، ان کے پاس آلٹرنیٹیوز بھی نہیں تھے، لیکن پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے، انہوں نے ٹارگٹ ہمارے اسکولوں کو بنایا. جو پرسوں ایک فنکشن ہوا تھا جب آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، تب آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ بہت سارے ایسے آپ کے اسکولز ہیں جو شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں. تو کیا ریزن ہے؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ پڑھائی کو انکریج کیا جائے اور اسکولز کو انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ کوئی بھی بچہ ہمارے کشمیر میں پڑھائی کے بغیر نہیں رہی، لیکن اس 21ویں صدی میں آپ اسکولز کو بند ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہمارے لیے نہیں پوری سوسائٹی کے لیے ایک چیلنج ہے. باہر کی دنیا میں دیکھیے، کشمیر سے باہر دیکھ لیجئے، ہر جگہ لوکل سیکٹر کو انکریج کیا جاتا ہے. یہاں ریورس ہے.
यहाँ पे फ्रेंचाइजी स्कूल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारे लोकल स्कूल बंद हो रहे हैं। 350 स्कूल पिछले 2-3 सालों के दौरान हमारे बंद हो गए, जिसमें हमारे बड़े स्कूल जैसे RMP बड़गाम जिसका रोल कभी 1800 था, कश्मीरी वैली स्कूल जिसका रोल 1000 से ज़्यादा था, बड़े बड़े स्कूल हमारे बंद हो गए, जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये एक तो जो सरकार के कवानीन हैं, जो सरकार की में जो रेड टैपिज़म है कि एक तरह से दूसरी तरह से उन स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के नाम पे परेशान करना, और दूसरा जो फाइनेंस क्रांच आ गया, इससे हमारे स्कूल जो बंद हो रहे हैं ये लोकल सेक्टर के लिए काफ़ी अफसोसनाक है। और सर आखिर में दो बातें उन लोगों के लिए, पहले उन पेरेंट्स के लिए जो कल डिसीजन से खुश हैं और कन्फ्यूजन में थे कि किन को एनुअल फ़ी देना है या नहीं देना है, उन पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम होगा, और उन टीचर्स के लिए जो एसोसिएशन से आपसे आश लगाए बैठे हैं कि हमारी सैलरी वक्त पे मिलेगी और जो भी हमारे मसले हैं वो हल। देखिए, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ हमारी इस वक्त जो अवलीन तरजीह है, जो अवलीन कोशिश है, वो ये है कि किसी तरह से उनका घर बार चलता रहे, उनकी सैलरी मुतासर ना हो। इसी वजह से हम पेरेंट्स को परसुएड कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फीस दे दीजिए। पेरेंट्स से मेरी गुजारिश ये है कि ज़रा आप याद करिए, जब 1990 में सारा तालीमी निज़ाम ख़त्म हुआ, यही छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल थे जिन्होंने इस तालीम की रोशन को शमा रखा। 2010 2016 हर एक को मालूम है कि यही प्राइवेट स्कूल है, और आज कोविड की सिचुएशन में भी यही प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इमरजेंसी में भी किस तरह काम कर रहे हैं, वीडियो के ज़रिए ऑनलाइन ऑफलाइन एक कोशिश कर रहे हैं। ये इदारे आपके अपने इदारे, इनकी मदद करिए ताकि इल्म की शमाया रोशन हो और यहाँ नॉलेज सोसाइटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। और एडमिशन्स के हवाले से जो कल का डिसीजन था पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज? एडमिशन के ताल्लुक से मैं पेरेंट्स को बिल्कुल इस मीडियम के ताल्लुक से, आपके मीडियम के ताल्लुक से वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बिल्कुल किसी स्कूल को एडमिशन फ़ीस ना दें। एनुअल चार्ज हमने अप टू 15,000 डिसाइड किया है, जिसमें बाकायदा अगर कोई पेरेंट चाहे हम उसको डिटेल्स दे सकते हैं कि ये किस लिए हम ले रहे हैं। किसी भी स्कूल को कोई एडमिशन फ़ीस ना दे, अगर कोई ले रहा है तो उसके खिलाफ बाकायदा हमारे पास कंप्लेंट करे। हमारा ईमेल आईडी है psakashmir@gmail.com। और साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मसरूफियात काफ़ी होती है लेकिन उसके बावजूद आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि वार साहब ने कहा कि जो कल डिसीजन इनका था कि जो एडमिशन फ़ीस है, जो एडमिशन होने वाले हैं इस साल के स्कूल्स में, कोई भी एडमिशन फ़ी नहीं लिया जाएगा, खाली जो इन्होंने एनुअल चार्जेस डिसाइड किए हुए हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने कहा कि अप टू 15,000 उन्होंने डिसाइड किया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर ये 2,000 3,000 5,000 15,000 आप दे रहे हैं, आप स्कूल में जाइए, फैसिलिटीज़ चेक कीजिए, आप मुतमईन हो जाइए, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई स्कूल आपसे एडमिशन फ़ी लेता है, बाकायदा आप एसोसिएशन के पास आ सकते हैं, वार साहब के पास आ सकते हैं, बाकायदा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और साथ ही साथ जो टीचर्स का मसला था, जो सैलरीज़ के हवाले से बात कही, उनको भी सेटिस्फाई इन्होंने किया। उन्होंने कहा कि टीचर्स और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, अवलीन इनकी जो प्रायोरिटी है इस वक्त, उनको कोई भी मसला दरपेश नहीं आना चाहिए। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।